Hello students, welcome to today's session, and today we will be covering an important topic from nursing shock. This topic is very important for exam as well as nursing or clinical practice. So pay close attention. Let's begin. Now comes to objectives. तो क्या क्या objectives होते हैं शॉक के? तो सबसे पहले हम देखेंगे after the completing this topic the student will be able to understand what is shock, explain the causes and type of shock, describe the pathophysiology of the shock, कैसे मतलब कैसे shock ये होता है, and then identify the clinical manifestation of shock, explain the diagnostic evaluation of shock, management of different type of shock and nursing management of shock. So come to introduction. So what is shock? Shock is a serious medical condition in which the body fails to supply adequate blood flow and oxygen to vital organ. मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये एक serious medical condition है जिसमें जो हमारा blood flow है वो proper vital organs मतलब हमारे जो major organs तक है नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है. ब्लड क्या करता है? एचबी, ब्लड में एचबी होता है. एचबी हमारा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है. सो ड्यू टू इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन सेल्स आर अनेबल टू मीट देयर मेटाबॉलिक नीड. मतलब कि इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से जो सेल्स की मेटाबॉलिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही है जिसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहे हैं और अगर हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है. नेक्स्ट कम टू डेफिनेशन. सो shock is a life threatening condition in which there is a inadequate blood flow to tissue leading to oxygen deprivation and organ failure. अब शॉक में क्या हो रहा है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है मतलब जानलेवा कंडीशन है जिसमें क्या हो रहा है जो टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो रहा है और क्या हो रहा है ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है. दैट मीन्स कि फिर पर्सन की और ऑर्गन की टिश्यू की डेथ हो रही है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज शॉक इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर. मतलब सर्कुलेटरी फेलियर मतलब ब्लड प्रॉपर फ्लो में नहीं है. कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, प्रॉपर टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उनकी मेटाबॉलिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है सेल्यूलर हाइपोक्सिया हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है. नेक्स्ट कम्स टू टाइप. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक. So first one is hypovolemic shock. What is hypovolemic shock? It is occur due to loss of blood or fluid from the body as seen in hemorrhage, burns, diarrhea और vomiting. अब इसमें क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड मतलब बॉडी में पानी की और खून की कमी की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है. और ये किन पेशेंट में देखा जाता है? जिनको हेमरेज हुआ हो, है ना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बर्न पेशेंट है, डायरिया और वॉमिटिंग वाले पेशेंट है जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है. तभी हम कहते हैं ना डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देना है, तुरंत की तुरंत उनको ट्रीट करना है. और ज्यादा ब्लड फ्लो लॉस हो गया तो क्या होगा? उनको हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा. हाइपोवोलेमिक शॉक मतलब वॉल्यूम का कम हो जाना, ब्लड वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम का बॉडी में कम हो जाना. नेक्स्ट इज कार्डियोजेनिक शॉक. सो रिजल्ट फ्रॉम द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली. जब हमारा हार्ट प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं हो जाता. ये क्यों होता है? कॉमनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर
सीवियर हार्ट डिजीज में होता है। किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर हार्ट डिजीज है, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है? जो आपकी मायोकार्डियम लेयर होती है वो डेड होने लगती है ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो। प्रॉपर वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहां के सेल डेड होने लगते हैं। तो क्या हो जाता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और जब कोई भी हार्ट डिजीज होती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता। उसको बोलते हैं, अगर हार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट इज septic shock. Septic shock developed due to severe infection causing widespread vasodilation and reduced tissue perfusion. सेप्टिक शॉक होता है मतलब ब्लड में इंफेक्शन हो जाना, ठीक है? सेप्टिसीमिया सुना है ना? ब्लड में इंफेक्शन हो जाना, जिस सीवियर इंफेक्शन हो जाना। इसलिए क्या करते हैं, आपकी जो वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं और टिश्यू परफ्यूजन रिड्यूस हो जाता है, मतलब टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, आपको उसकी मेटाबॉलिक नीड नहीं पूरी हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है, सेप्टिक शॉक हो जाता है पेशेंट को। नेक्स्ट इज एनाफिलेटिक शॉक. What is anaphylactic shock? A severe allergic reaction that leads to sudden vasodilation and airway compromise. मतलब कि किन्हीं पेशेंट को बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि पनीर से एलर्जी है, काजू से एलर्जी है ना, और आपका मशरूम से एलर्जी होती है, पीनट से एलर्जी होती है, वेरियस चीजें हैं। या फिर एलर्जी क्राइन, कोई ऐसी चीज जिससे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, जिसमें बॉडी में बहुत ज्यादा रैशेस आ जाते हैं। तो अगर पेशेंट एलर्जिक है किसी चीज से और वो एलर्जी उसको कॉज कर जाती है, तो क्या होता है, वेसल्स जो होती हैं डायलेट होने लगती हैं और जो एयरवे होता है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, चोक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एनाफिलेटिक शॉक पेशेंट को हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूरोजेनिक शॉक अकर ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी और एनेस्थीसिया। किसकी वजह से हो रहा है? या तो स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हुई है या फिर एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सिंपैथेटिक टोन है वो लॉस हो जाता है ना? तो पेशेंट क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द शॉक? So causes of shock is, it occurs when the body is unable to maintain adequate blood circulation to the vital organ. कब हो रहा है? जब adequate blood vital organ तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मेजर कॉज क्या है? इंक्लूडिंग reduced blood volume, impair heart function, abnormal blood vessel dilation और नर्वस सिस्टम कंट्रोल में डिस्ट्रप्शन हो जाना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज ब्लड एंड फ्लूइड लॉस. तो फर्स्ट वन इज ब्लड एंड फ्लूइड लॉस. तो जब क्या होता है, सीवियर लॉस ऑफ ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड्स, मतलब कि या तो एक्सीडेंट हो गया या डायरिया वॉमिटिंग हो गई, जिसकी वजह से सर्कुलेटरी वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो रहा है. This may occur due to hemorrhage from trauma or surgery, severe burns, excessive vomiting or diarrhea, and dehydration. Next is cardiac causes. मैंने आपको बताया था, जब आपका हार्ट फेल हो जाता है टू पंप इफेक्टिवली, तो वो ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा, है ना? तो उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है. कंडीशन क्या हो सकती है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, अरिथमियाज हो सकता है, कार्डियोमायोपैथीज हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा. जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, पेशेंट में गो इन कार्डियोजेनिक शॉक. नेक्स्ट इज सीवियर इन्फेक्शन. तो वाइड स्प्रेड infection can cause septic shock by releasing toxins that lead to vasodilation, capillary leakage and reduce tissue perfusion. जब इन्फेक्शन आपका ब्लड में पहुंच जाता है तो वो सेप्टिक शॉक कहलाएगा, है ना? सेप्टिसीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जा रही हैं, कैपिलरीज, छोटी छोटी जो कैपिलरीज है वो लीक हो रही है,
और टिश्यू परफ्यूजन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है ना। कॉमन सोर्सेज इंक्लूडिंग निमोनिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड एब्डोमिनल इन्फेक्शन। तो अगर हमने इन इन्फेक्शंस को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो इन्फेक्शन ज्यादा बॉडी में फैल सकता है, ब्लड तक जा सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है और पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। Next is allergic reaction. So severe allergic reaction can cause anaphylactic shock. Causes exposure to allergens जैसे कि ड्रग, फूड और इंसेक्ट स्टिक, मतलब कि जो कोई ऐसा इंसेक्ट जो काट ले जिसकी वजह से एलर्जी हो जाए पेशेंट को, तो क्या होता है, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन क्या है, वेसल्स का डायलेट हो जाना, फैल जाना, या फिर जो इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लीक होने लगती है, एंड देन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ना, आपका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, चोक होने लगता है, जिसकी वजह से एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है। नर्वस सिस्टम इंजरी, डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड और यूजेस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, जिसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। सो कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ वेस्कुलर टोन एंड हाइपोटेंशन। क्या क्या होगा, जो वेस्कुलर टोन है वो लॉस हो जाएगा और पेशेंट में गो इन हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस, सर्टेन कंडीशन जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुक रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कार्डियक टेम्पोनेट एंड टेंशन न्यूमोथोरेक्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्डियक फिलिंग और आउटपुट और इनपुट है वो क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है, उसमें डिस्ट्रप्शन आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड या ऑक्सीजन टिश्यूज तक नहीं पहुंच पा रहा है एंड पेशेंट में गो इन शॉक। नाउ कम्स टू पैथोफिजियोलॉजी। In shock, there is a decrease in circulating blood volume or cardiac output resulting in reduced tissue perfusion. अब क्या है, शॉक में यही तो होता है ना कि जो सर्कुलेटली ब्लड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो आपके वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाता और क्या हो रहा है, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाता है ना, तभी तो पेशेंट शॉक में जाता है। देन दिस लीड टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी। अब जब आपका ब्लड प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन डिलीवरी सेल तक प्रॉपर नहीं पहुंचा पा रहा है और क्या कर रहा है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म कॉज कर रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कॉज कर रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है और इवेंचुअली क्या हो रहा है, आपका ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, मतलब ऑर्गन प्रॉपर काम करना बंद कर दे रहा है। सो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर अंडरलाइन कॉजेज हमारे हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा और जो वस्कुलर टोन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है, कम हो जा रही है, जिसकी वजह से रेड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, जो टिश्यू परफ्यूजन है वो कम होता जा रहा है। फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही और न्यूट्रिएंट भी डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सेलुलर हाइपोक्सिया, मतलब सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड देन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, मतलब जो लैक्टिक एसिड है वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, देन सेलुलर डिसफंक्शन एंड सेल डेथ। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जब इतनी सारी चीजें हो गई तो अब हमारा जो सेल है वो डिसफंक्शन हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा और धीरे धीरे सेल डेड होते जा रहे हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहा है, जैसे कि ब्रेन, किडनी, लंग्स, हार्ट एंड देन
मल्टीपल, एक टाइम आता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है पेशेंट का, और उसके बाद अगर हमने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ शॉक। तो इनिशियली स्टेज में क्या होता है, कंपनसेट स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी एक्टिवेट कंपनसेंट्री मैकेनिज्म टू मेंटेन वाइटल ऑर्गन परफ्यूजन। कंपनसेंट्री पता है ना, अगर ये चीज नहीं हुई तो ये करके हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं, है ना। कंपनसेशन जिसे बोलते हैं कि हमसे एक गलती हो गई बट हम उसका जुर्माना भर के उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये कंपनसेट स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, बॉडी क्या करती है, कंपनसेंट्री मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है ताकि जो वाइटल ऑर्गन का परफ्यूजन है वो मेंटेन रहे। पेशेंट अपीयर एंशियस एंड रेस्टलेस ड्यू टू रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन। सेरिब्रल परफ्यूजन कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट एंशियस है, चिंता में है, और क्या हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है ना। देन हार्ट रेट इंक्रीज, पेशेंट का क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी ताकि जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन रहे, हार्ट ज्यादा पंप करने लगेगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। एंड देन ब्लड प्रेशर में रिमेन नॉर्मल और स्लाइटली रिड्यूस। फिर भी इस स्टेज में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है या हल्का फुल्का क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्किन पेल होने लगती है, फूल होने लगती है, क्लैमी होने लगती है ड्यू टू पेरिफेरल वैसो रिस्ट्रिक्शंस कंस्ट्रिक्शंस। पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन मतलब जो पेरिफेरल मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती हैं और रेस्पिरेट हमारी बढ़ जाती है। दिस इज इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव स्टेज, मतलब डीकंपस्टेंस। अब इसमें कोई कंपनसेंट्री नहीं है, अब इसमें हमारा कंपनसेंट्री मैकेनिज्म फेल हो गया है। तो अब क्या होगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा क्योंकि सर्कुलेटरी फेलियर और ज्यादा वर्स होता जा रहा है। रैपिड और वीक पल्स होती जाएगी, धीरे धीरे जब आप पल्स को फील करोगे तो वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, आपको फील होना कम हो जाएगा। स्किन पेशेंट की कैसी हो जाएगी, क्लैमी एंड कोल, है ना, हल्का सा उसके हाथ पे पसीना सा रहेगा और वो ठंडी हो जाएगी। एंड साइनोटिक स्किन इज ऑब्जर्व, साइनोटिक मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखेगा। देन पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ओलिग्यूरिया, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये क्या बता रहा है हमें, रीनल हाइपोपरफ्यूजन, मतलब रीनल तक, किडनी तक प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ना। देन ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसे कि कंफ्यूजन, एजिटेशन, है ना, जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर्ड हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, है ना, जिसकी लीड टू डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। बहुत खींच खींच के हम लोग सांस लेंगे और जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगेगा हमारा दम घुट रहा है, ऑक्सीजन की क्योंकि कमी हो रही है बॉडी में। तो दिस इज प्रोग्रेसिव स्टेज। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल स्टेज और रिफ्रैक्टरी स्टेज। ये ऐसी स्टेज है जहां इरिवर्सिबल है, जिसमें हम पीछे नहीं जा सकते, हम चीजें ठीक नहीं कर सकते। ये क्या होता है, सीवियर एंड प्रोलॉन्ग टिश्यू हाइपोक्सिया रिजल्टिंग इन इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब कि सीवियरली प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक टिश्यू हाइपोक्सिया हो चुका है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ना ठीक होने वाले डैमेज हो चुके हैं। प्रोफाउंड हाइपोटेंशन अनरेस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन, बीपी बहुत ज्यादा लो हो चुका है क्योंकि हमने ट्रीटमेंट दिया और ट्रीटमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि देर हो चुकी है। पेशेंट के मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि किडनी, लंग्स, ब्रेन। इसके अलावा एनूरिया, एनूरिया मतलब आप यूरिन आउटपुट एकदम जीरो हो चुका है क्योंकि किडनी तक ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा और किडनी फंक्शन भी फेल हो चुका है। कॉमा और अनरेस्पॉन्सिवनेस, पेशेंट क्या हो रहा है, कॉमा में चला गया या फिर उसका एकदम रिस्पॉन्स अनरेस्पॉन्सिव हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। एंड डेथ अकर डिस्पाइट अग्रेसिव थेरेपी, है ना, पेशेंट को प्रॉपर थेरेपी नहीं मिल पाई जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। दिस इज इरिवर्सिबल स्टेज एंड रिफ्रैक्टरी स्टेज। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ऐसे कौन कौन सी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं शॉक को।
तो सबसे पहला है क्लिनिकल असेसमेंट, जो हमारा प्राइमरी इवैल्यूएशन होता है। इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं विद रैपिड क्लिनिकल असेसमेंट। सबसे पहले हम वाइटल साइन लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेशन रेट है और ऑक्सीजन सैचुरेशन है। ये सारे सबसे पहले हमें क्या करना है, वाइटल साइन लेना है। ये सारी चीजों को हमें मॉनिटर करके राइट डाउन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ मेंटल स्टेटस, क्योंकि एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, रेस्टलेसनेस है, हमें ये चीज असेस करनी है कि पेशेंट का जो शॉक है वो कौन से लेवल तक पहुंचा है। तो हम मेंटल स्टेटस को असेस करेंगे, स्किन कलर चेक करेंगे, है ना, कि साइनोटिक पहुंच गई है कि पेल कलर है। देन पेशेंट का टेम्परेचर चेक करेंगे, कैपिलरी रिफिल टाइम देखेंगे। हम नाखूनों पे दबा करके देखते हैं ना कि एकदम पीला हुआ और छोड़ा कितनी देर में वो पिंक कलर का हो रहा है, तो इसे कहते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करना। देन यूरिन आउटपुट को भी हम मेजर करेंगे, ये देखने के लिए कि रीनल फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रीनल परफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट, ये देखने के लिए कि पेशेंट का जो कॉज क्या है शॉक का और सीवियरिटी कितनी है। इसके अलावा सीबीसी करेंगे टू डिटेक्ट एनीमिया और इन्फेक्शन। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड यूरिया एंड क्रेटिनिन करेंगे, ये देखने के लिए कि रीनल फंक्शन प्रॉपर है या नहीं। आर्टीरियल ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस करते हैं, ये देखने के लिए कि पेशेंट को कहीं हाइपोक्सिया तो नहीं हुआ है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हुआ है। इसके अलावा सीरम लैक्टेट लेवल भी हम चेक करेंगे, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है टिश्यू हाइपोक्सिया, मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हुई है। देन हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करेंगे हम। इसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज एसेंशियल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इन शॉक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेशर हम असेस करेंगे टू असेस फ्लूइड स्टेटस, है ना। कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट करेंगे, ये हमें सीवियर केसेस में रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट की, हेल्प करने के लिए कि कार्डियक आउटपुट मतलब कार्डिक हार्ट अपना प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ईसीजी मॉनिटरिंग करेंगे टू डिटेक्ट अरिथमियाज और मायोकार्डियल इस्कीमिया। इमेजिनिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे, इससे हमें अंडरलाइन कॉजेज ऑफ शॉक का पता चल जाता है, जैसे कि चेस्ट एक्सरे, इसमें हमें निमोनिया, निमोथोरेक्स या पल्मोनरी एडिमा के बारे में पता चल जाएगा, कहीं इस वजह से तो शॉक नहीं हुआ है पेशेंट को। या फिर अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी करेंगे टू इवेलुएट कार्डियक फंक्शन और फ्लूइड स्टेटस देखने के लिए। एंड देन सीटी स्कैन करेंगे, ये देखने के लिए कहीं ट्रॉमा तो नहीं हुआ है या इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा रहा है। नेक्स्ट इज स्पेशल डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर करते हैं हम सेप्टिक शॉक को जानने के लिए कि कहीं सेप्टिसीमिया तो नहीं हुआ, कोई इंफेक्शन ब्लड तक तो नहीं पहुंच गया। नेक्स्ट कार्डियक एंजाइम हम करते हैं टू मेजर कार्डियोजेनिक शॉक को जानने के लिए। और एलर्जी टेस्टिंग करते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक को जानने के लिए और उसके अलावा ये उसको स्टेबलाइज करने के लिए। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ शॉक जो होता है इंक्लूडिंग मेंटेन एयरवे एंड ब्रीदिंग, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, restoring circulation with intravenous fluid, controlling the cause such as bleeding or infection, and administering medication like vasopressor or antibiotic as required. अब मैनेजमेंट ऑफ शॉक में क्या क्या इंक्लूड है, एयरवे को मेंटेन करना, ब्रीदिंग को मेंटेन करना, पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, जो उसका सर्कुलेशन है उसको क्या करना, रिस्टोर करना विथ इंट्रावीनस फ्लूइड, हम आईवी फ्लूइड चलाएंगे पेशेंट को। जो भी कॉजेज है शॉक के उनको कंट्रोल करना, जैसे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, मेडिकेशन उनको प्रोवाइड करवाना, एडमिनिस्टर करना, जैसे कि वैसोप्रेसर या फिर एंटीबायोटिक अगर रिक्वायरमेंट है तो, जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट।
So management of the hypovolemic shock. So management of the hypovolemic shock focuses on rapid restoration of circulating blood volume, maintenance of tissue perfusion and treatment of underlying causes. हमारा क्या फोकस है कि जो भी सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है उसको क्या करना है, जल्दी से रिस्टोर करना है, पेशेंट के टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करके रखना है और जो भी अंडरलाइन कॉजेज है उसको ट्रीटमेंट दे करके ठीक करना है। तो सबसे पहला हमारा आता है एयरवे एंड ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, एंश्योर करना है कि पेशेंट का जो एयरवे है वो पेटेंटली बना रहे, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, एडमिनिस्टर करनी है ताकि टिश्यू तक प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवर होती रहे। पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है हमें मॉनिटर करके रखना है और ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी हमें मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट इज circulation. Establish 2 large bore intravenous lines. Rapid infusion of isotonic crystalloids such as normal saline or Ringer's lactate is initiated to restore intravascular volume. अब circulation हमें कैसे establish करना है? 2 large bore IV lines हमें patient में डालनी है और isotonic crystalloids हमें देने हैं जैसे कि normal saline और Ringer's lactate, ताकि जो है आपका जो इंट्रावस्कुलर वॉल्यूम है वो रिस्टोर हो सके। दूसरा फिर हमारा आता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्या है एडिक्वेट फ्लूइड रिससिटेशन, मतलब कि प्रॉपर उसको फ्लूइड प्रोवाइड कराना, ये हमारा कॉर्नर स्टोन ट्रीटमेंट मतलब है कहलाता है। अच्छा ट्रीटमेंट कहलाता है कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में हमें उसे, क्योंकि वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम की कमी हुई है तो हम उसको फ्लूइड प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन केसेस ऑफ सीवियर ब्लड लॉस, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एडमिनिस्टर्ड। बहुत ज्यादा जब ब्लड लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं या फिर आरबीसी, पैक्ड आरबीसी पेशेंट को देते हैं ताकि क्या हो, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है पेशेंट की वो रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ ब्लड लॉस। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो भी होती है उसको हमें क्या करना है, थ्रू डायरेक्ट प्रेशर दे करके कंट्रोल करना है, या अगर इंटरनल ब्लीडिंग है तो सर्जिकल इंटरवेंशन करके या फिर ट्रीटमेंट दे करके। जो भी अंडरलाइन कंडीशन है हमें, हमारा मेन गोल क्या है, ब्लड को कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे कि जीआई ब्लीडिंग है। मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन। कंटिन्यूअस, ऐसे पेशेंट का कंटिन्यूअस हर 15 से 20 मिनट में हमें क्या करना है, वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। पेशेंट का यूरिन आउटपुट और इनपुट हमारा मेंटेन करके रखना है, स्पेशली आउटपुट, एंड मेंटल स्टेटस को भी असेस करते रहना है, ठीक है, कि पेशेंट का ट्रीटमेंट पे कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूरिन आउटपुट शुड बी मेंटेन एट मोर देन 30 ml per hour. Positioning and temperature maintenance. The patient is placed in supine position with leg elevated to improve venous return, है ना। हमें क्या करना है कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और जो उसके लेग्स होते हैं वो एलिवेटेड होने चाहिए ताकि जो वीनस रिटर्न है वो प्रॉपर होता रहे। पेशेंट को हमें वार्म रखना है, उनको कंबल नंबल उड़ा के रखना है, उनका एनवायरनमेंट एकदम एडिक्वेट होना चाहिए ताकि हाइपोथर्मिया से हम उसको प्रिवेंट कर सकें। मेडिकेशन में हम वैसोप्रेसर्स देंगे, मे बी कंसिडर ओनली आफ्टर एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट इफ हाइपोटेंशन परसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक. So management of cardiogenic shock focuses on improving cardiac output. तो हर शॉक में सबसे पहला हमारा गोल क्या होता है, उसी कारण को हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो इसमें हमारा हमें क्या करना है, कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करना है, टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करना है और जो भी अंडरलाइन कॉजेज है कार्डियोजेनिक शॉक के उनको ट्रीट करना है। किस कारण की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है, अगर हम उसी को ट्रीट कर देंगे तो पेशेंट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
देन एयरवे एंड ब्रीदिंग, अगेन इसमें भी हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर फ्लो हाई फ्लो ऑक्सीजन टू रिड्यूस मायोकार्डियल वर्कलोड। अब हमें मायोकार्डियल लेयर का वर्कलोड कम करना है, तो हमें हाई फ्लो में क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, जिससे कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो सके। पेशेंट को हम मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल देते हैं अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है तो। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन एंड कार्डियक सपोर्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आइनोट्रोपिक एजेंट्स देते हैं जैसे कि डोपामाइन और डोब्यूटामाइन, ताकि जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन रह सके, इंप्रूव हो सके। वैसोप्रेसर हम देते हैं ताकि जो पेशेंट का जो एडिक्वेट ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। फ्लूइड मैनेजमेंट हम करते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट हम पेशेंट को देते हैं ताकि पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड आर एडमिनिस्टर cautiously as excessive fluid can worsen pulmonary edema. So central venous pressure और other hemodynamic parameter guide fluid therapy. मतलब कि हमें क्या करना है, प्रॉपर cautiously हमें क्या करना है, बहुत केयरफुली फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, ठीक है। ट्रीटमेंट of underlying causes. Prompt management of MI is crucial and may include thrombolytic therapy, percutaneous coronary intravenous और coronary artery bypass surgery हम कर सकते हैं। Arrhythmia are treated appropriately. Medication हम क्या देंगे, vasodilators देंगे to used to reduce afterload if blood pressure permits, है ना। Diuretics are given to reduce pulmonary congestion. Antiplatelet and anticoagulant therapy may be required in acute coronary symptoms. Antiplatelet और anticoagulant देंगे ताकि जो है आपका जो कोरोनरी सिंड्रोम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स है, वो हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए। मॉनिटरिंग, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, हमें वाइटल साइन करना है, यूरिन आउटपुट का करना है, ईसीजी, लेबोरेटरी पैरामीटर्स का हमें करते रहना है टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन एंड टू नो अबाउट द ट्रीटमेंट विच यू आर गिविंग टू द पेशेंट, कि वो असर कर रहा है ट्रीटमेंट या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेप्टिक शॉक का फोकस है अर्ली कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, टिश्यू परफ्यूजन को रिस्टोर करना है, और जो भी आपके फेलिंग ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट करना है। इसमें भी हम सबसे पहले एयर एंड ब्रीदिंग को हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा काम है हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना, ताकि पेशेंट की एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन बनी रहे। मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हमें पेशेंट को डालना है अगर ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर है। सर्कुलेशन एंड फ्लूइड resuscitation, rapid IV administration of isotonic crystalloid is initiated to restore circulatory volume and improve tissue perfusion. Hemodynamic status is continuously monitoring to assess response to the fluid. Hemodynamic status हमें continuously monitor करते रहना है, ये देखने के लिए कि पेशेंट को जो भी हम फ्लूइड दे रहे हैं उसके बदले में वो उतना असरदार है कि नहीं है ना, वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंटीबायोटिक थेरेपी हम इसमें देते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे हम पेशेंट को। सो इट क्रिटिकल एंड शुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल आफ्टर ऑब्टेनिंग ब्लड कल्चर। जैसे ही ब्लड कल्चर की रिपोर्ट हमारे पास आएगी, तुरंत हमें हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमें पेशेंट को दे देनी है। इसके अलावा सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हम एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी और कल्चर रिपोर्ट हमें चेक कर लेना है। मैनेजमेंट ऑफ एनाफिलेटिक शॉक, तो इसमें हम क्या करते हैं,
immediate recognition and rapid intervention to prevent airway obstruction and circulatory collapse. सबसे पहले तो हमें ये देखना है पेशेंट को कि कौन सा शॉक हुआ है और हमें क्या करना है, अगर हमें पता चल रहा है कि हमें पता चल गया कि ये एनाफिलेक्टिक शॉक है तो हमें क्या करना है, तुरंत की तुरंत इंटरवेंशन देना है ताकि हम क्या कर सके, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को या कोलैप्स को रोक सके। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, जो भी एलर्जेंस होगा उसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है ना। जो भी एलर्जेंस ट्रिगरिंग होगी उसको हमें, जैसे कि डिसकंटिन्यू द ड्रग, अगर हमें पता चल गया पेनिसिलिन से बहुत ज्यादा लोगों को एलर्जी होती है, तो अगर हमने उसको वैसे तो हम एलर्जी टेस्ट करके देते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट करके देते हैं, इन केस अगर नहीं दी तो तुरंत की तुरंत अगर हम देख रहे हैं कि कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस ड्रग को स्टॉप करना है, ठीक है। या फिर कोई इंसेक्ट स्टिंग है, किसी ने डंक मार दिया, किसी जीव ने डंक मार दिया किसी इंसेक्ट ने, तो उसको रिमूव करना है ना। या फिर सस्पेक्टेड फूड, कोई भी जैसे काजू है, पीनट है, दही है, पनीर है, मशरूम है, कुछ भी है, उस सस्पेक्टेड फूड को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। एयरवे ब्रीदिंग में हमें इसमें भी सेम हाई फ्लो ऑक्सीजन तो देनी है पेशेंट को, है ना। Be prepared for airway obstruction due to laryngeal edema, endotracheal intubation और emergency airway management may be required। क्योंकि एनाफिलेक्टिक शॉक है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इसलिए क्या होता है, हमें ET इंट्यूबेशन के लिए रेडी रहना है और ये इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट के लिए भी हमें रेडी रहना है। एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन, एपिनेफ्रिन ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है, शुड बी एडमिनिस्ट्रेड टू इमीडिएटली बाय IM इंजेक्शन। ये क्या करती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेसोडाइलेशन एंड हाइपोटेंशन को रिवर्स कर देती है ताकि पेशेंट तुरंत ठीक हो सके, उसको सांस आ सके। सर्कुलेशन एंड फ्लूइड थेरेपी में हम क्या करते हैं, IV फ्लूइड हम देते हैं, गिवन रैपिडली टू कॉन्ट्रैक्ट वेसोडाइलेशन, काउंट्रैक्ट, है ना, एंड प्लाज्मा लीकेज। ब्लड प्रेशर एंड पल्स आर क्लोजली मॉनिटरिंग। हर शॉक में हमें वाइटल साइन क्लोजली मॉनिटर करना है। एडजुवेंट मेडिकेशंस में हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं, कोई भी अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। corticosteroids are given to prevent delayed और biphasic reaction। ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे ताकि ब्रोंकोस्पाज ना हो। मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे हम वाइटल साइन का, ऑक्सीजन सैचुरेशन का, कार्डियक स्टेटस का, ये बहुत इसेंशियल है, मतलब जरूरी है आपको मॉनिटर करना। पेशेंट को हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, ये देखने के लिए कि उसको कोई अदर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, क्या सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट है कि नहीं है, और हमने जो ट्रीटमेंट दिया है उसमें इंप्रूव, उसकी वजह से पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। तो मैनेजमेंट ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक फोकसेस ऑन, इसमें क्या करते हैं हम, वस्कुलर टोन को रिस्टोर करना, स्पाइनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और सर्कुलेशन को सपोर्ट करना। एयरवे एंड ब्रीदिंग, अगेन हमें क्या करना है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन पेशेंट को देना है ताकि हम उसका टिश्यू ऑक्सीजनेशन को एडिक्वेटली मेंटेन कर सकें, और मैकेनिकल वेंटिलेशन में डालना है। इन सीवियर केसेस, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस अगर हमारे पास आ जाते हैं तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, वेंटिलेशन पे डाल देते हैं। स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, अगर स्पाइनल इंजुरी हुई है तो हमें पेशेंट को ऐसी पोजीशन पे रखना है कि उसकी स्पाइनल इमोबिलाइज, हिले डुले ना, एक सीध में बनी रहे। तो इमीडिएट इमोबिलाइज ऑफ द स्पाइनल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट फर्दर न्यूरोलॉजिकल डैमेज, मतलब और ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो, इसलिए हम स्पाइन को क्या करते हैं, इमोबिलाइज कर देते हैं। प्रॉपर सर्वाइकल स्पाइन सपोर्ट शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन एंड फ्लूइड थेरेपी। IV fluid are administered to increase circulatory volume and improve blood pressure, and carefully monitoring is required. Avoid fluid overload, हमें ये भी ध्यान रखना है कि fluid overload ना हो जाए, इसलिए continuous monitor करते रहना है। वैसोप्रेसर थेरेपी हम देंगे। वैसोप्रेसर सच एज नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन are used to restore vascular tone and maintain adequate blood pressure due to loss of sympathetic nerve control, है ना। हार्ट रेट मैनेजमेंट ब्रेडिकार्डिया में अकर and is treated with medication like atropine if necessary। ब्रेडिकार्डिया मतलब लो हार्ट रेट, है ना,
अगर हार्ट रेट आपकी धीरे धीरे नीचे होती जा रही है तब हमें क्या करना है, एट्रोपिन देना है अगर जरूरत हो तो। टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, पेशेंट को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में रखना है। पेशेंट अगर न्यूरोजेनिक शॉक से है तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो सकता है क्योंकि ऑटोनॉमिक रेगुलेशन उसका लॉस हो चुका है, इसलिए इसको वार्म रखना है, गर्म रखना है, एनवायरमेंट उसका रूम हमें थोड़ा सा वार्म रखना है। देन अंडरलाइन कॉजेज जो भी हुई हैं उनका ट्रीटमेंट करना है जल्दी से जल्दी, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी या अदर कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है तो हमें क्या करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, ट्रीटमेंट देना है। अगर जरूरत पड़ी तो सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना है, इसके साथ साथ अदर सपोर्टिव थेरेपीज भी हमको पेशेंट को देनी है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, यूरिन आउटपुट एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला एम क्या है शॉक का, मेंटेन एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन and support recovery through continuous monitoring and timely intervention. Next is assessment and monitoring. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले असेस करना है वाइटल साइन को, इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन रेट एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। पेशेंट का हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना है, स्किन कलर असेस करना है, टेम्परेचर असेस करना है, कैपिलरी रिफिल देखना है, हमें असेस करना है, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है टू इवैल्यूएट टिश्यू परफ्यूजन एंड response to treatment. Airway and breathing. A patient airways ensure at all time the patient is provided with high flow oxygen as prescribed. The nurse monitor respiratory pattern and assist with suctioning and mechanical ventilation if required. है ना, अगर जरूरत पड़ी तो सक्शनिंग करनी है और मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है। सर्कुलेशन और फ्लूइड मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, आईवी देंगे पेशेंट को टू मेंटेन रैपिड फ्लूइड एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। नर्स का क्या काम है, आईवी फ्लूइड को मॉनिटर करना, साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड को ऑब्जर्व करना, जो भी पेशेंट को दिया जा रहा है आईवी इनटेक को रिकॉर्ड करना, आउटपुट को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना, यूरिन आउटपुट को हर घंटे मेजरमेंट करना और लिखना। पोजीशनिंग, patient is placed in supine position with leg elevated unless contraindicated. अगर contraindicated नहीं है तो पेशेंट को supine position में लिटा करके क्या करना है, उसके लेग को एलिवेट कर देना है ताकि जो कार्डियक आउटपुट है और जो वीनस रिटर्न है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, वार्म रखेंगे पेशेंट को, ब्लैंकेट यूज करेंगे, वार्मिंग डिवाइस यूज करेंगे ताकि हम पेशेंट को हाइपोथर्मिया से हम प्रिवेंट कर सके। बट ओवर हीटिंग भी नहीं देनी कि पेशेंट के बराबर में आग जला के रख दो। मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस होती है जैसे कि वेसोप्रेसर है, एंटीबायोटिक है, आइनोट्रॉप्स है या एंटीहिस्टामिन्स है, एक्यूरेटली एडमिनिस्टर करनी है। नर्स को थेराप्यूटिक इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन को भी मॉनिटर करना है। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है क्योंकि पेशेंट को एंजाइटी और स्ट्रेस होता है तो हमें उनको साइकोलॉजिकल और रीएश्योरेंस प्रोवाइड करवाना है। नर्स प्रोसीजर के बारे में पेशेंट को, उसकी फैमिली को एक्सप्लेन करना है ताकि उनके कंफर्ट और कोऑपरेशन को प्रमोट करें, हमारे साथ दे वो। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, प्रॉपर स्किन केयर पेशेंट को देना है ताकि प्रेशर अल्सर ना हो सके। एसेप्टिक टेक्निक को हमें मेंटेन करके रखना है ताकि जो इन्फेक्शन का खतरा है वो कम हो सके, है ना। एंड परफॉर्म फ्रीक्वेंट रिपोजिशनिंग, पेशेंट को हर 1-2 घंटे पे जैसा पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको रिपोजिशन करते रहना है। डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑल असेसमेंट, इंटरवेंशंस एंड पेशेंट रेस्पॉन्सेज आर डॉक्यूमेंटेड एक्यूरेटली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। बीइंग अ स्टाफ नर्स आपको क्या करना है, जितने भी आपने असेसमेंट किए हैं, इंटरवेंशन जो भी केयर दी है, ये जो भी पेशेंट का केयर है, इनटेक आउटपुट, हर एक चीज आपको एक्यूरेटली मतलब एकदम सही डॉक्यूमेंट करके रखना है। एनी चेंजेस इन पेशेंट कंडीशन इज प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द हेल्थ केयर टीम। अगर कोई भी हल्के से आपको चेंजेस दिखते हैं स्किन में, पेशेंट की कंडीशन में, तुरंत अपने हेल्थ केयर टीम को आप इन्फॉर्म करें। कंक्लूजन, शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है ड्यू टू इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन एंड oxygen delivery to the vital organs. Early recognitions.
जल्दी अगर हमें पता चल जाता है इसके कॉजेस क्या है, मैनिफेस्टेशंस और स्टेजेस के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस, appropriate medical and nursing management and continuous monitoring can prevent progression to irreversible shock and reduce mortality। अगर हम टाइमली उसको डायग्नोज कर लेंगे, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट दे देंगे, कंटिन्यूस मॉनिटर कर लेंगे, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? इरिवर्सिबल शॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं और डेथ रेट को कम कर सकते हैं। इफेक्टिव टीम वर्क, अच्छी टीम वर्क के साथ रैपिड रिस्पॉन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग पेशेंट